वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 24 और इस लेक्चर में हम चैप्टर 8 मगध के उत्कर्ष का पार्ट सेकेंड लेक्चर को देखने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चीज़ों को देखिए, समझिए, साथ साथ नोट्स अपना बनाते हुए चलेंगे। यहाँ से डेफिनेटली आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि जो हर्यंक वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। इस नागदशक की हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग द्वारा कर दी गई और नागदशक जो है हर्यंक वंश का अंतिम सम्राट था। जब इसकी हत्या हो गई तो अब मगध साम्राज्य में कोई ऐसा राजा नहीं बचा था जो इस भारत को या फिर मगध को आगे की तरफ लेकर चले। तो यहीं पर हर्यंक वंश का अंत हुआ और यहाँ से शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। तो हेडिंग डाल लीजिए शिशुनाग वंश। टाइम पीरियड 412 BC से लेकर के 344 BC तक। तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक था वो था शिशुनाग और इसी शिशुनाग ने ही आपके हर्यंक वंश के अंतिम दुर्बल शासक जिसका नाम था नागदशक, इसकी हत्या करके और एक नया वंश की स्थापना किया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। इसने अपने जीवन काल में जो है मगध साम्राज्य की चिर शत्रुता को समाप्त करते हुए अवंती को जीतकर अपने इस मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो ध्यान में रखिए, शिशुनाग ने ही अवंती को जीता और उसे मगध में मिला लिया और इसने जो है अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे टाइम पीरियड में वैशाली को अपना राजधानी बनाया, क्योंकि वैशाली जो थी सुरक्षा के दृष्टि से कहा जाता है कि वो परफेक्ट जगह थी। तो इसलिए शिशुनाग ने अपनी जो राजधानी थी वो कहाँ बनाया? तो वैशाली में बनाया। आएंगे आगे नेक्स्ट। तो बस इतना काम किया शिशुनाग ने। फिर शिशुनाग के बाद जो नेक्स्ट शिशुनाग वंश का राजा हुआ वो हुआ कालाशोक। कौन हुआ? कालाशोक। अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसने अपने जीवन काल में वो कौन कौन सी घटनाएं इसके जीवन काल में घटी। तो पहला बात करते हैं तो द्वितीय बौद्ध संगीति का इसी ने आयोजन करवाया था कि कालाशोक के ही शासन काल में वैशाली में आप जानते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और इसी संगीति में बौद्ध संघ बौद्ध भिक्षुओं के वैचारिक मतभेदों के कारण दो भागों में टूट गया, एक अस्थावीर और एक महासंघिक में। और यह बौद्ध इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिशा परिवर्तक घटना थी। तो कालाशोक के समय आपकी सेकेंड बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। फिर इसने साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्रा को पुनः अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि इसी के पिता जो शिशुनाग हुआ करता था उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को वैशाली को बनाया था, परंतु कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः स्थानांतरित कर पाटलिपुत्रा को बना दिया और इसी के बाद अब पाटलिपुत्रा मगध की एक अस्थायी राजधानी के रूप में उभर करके सामने आई। अच्छा, कालाशोक को इतिहास में इसको काकवर्ण कहा जाता है, कौवे के रंग जैसा काला कहा जाता है, क्योंकि ये शकल से भी काले थे। तो काला था इसलिए इसको काकवर्ण भी कहा जाता है। तो इसके समय कौन कौन सी घटना घटी? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, इसने अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्रा बनाया, फिर पाटलिपुत्रा को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया और इसी को इतिहास में काकवर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद इस कालाशोक शासन का भी अंत हुआ, यानी इसका अंत होने के तत्पश्चात एक नया वंश पुनः भारत में प्रवेश कर गई। याद करिए कौन सा? हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, हसीन माशुका साथ साथ। हसीन माशुका, एक मिनट, हमने ट्रिक बताया था हसीन माशुका साथ साथ। तो याद करिए, हमने ह से हर्यंक वंश पढ़ा, शिशुनाग वंश पढ़ा और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कालाशोक के बारे में पढ़ा और इसके बाद अब एक नया वंश शुरू करेंगे, वो है नंद वंश के बारे में।
तो चलिए तीसरा अब वंश पढ़ेंगे, नंद वंश। तो हेडिंग लगा लीजिए आप नंद वंश को। अभी आपकी चैप्टर वहीं चल रही है। अब आइए बात करते हैं नंद वंश। नंद वंश की जो टाइम पीरियड रही है 344 बीसी से 322 बीसी तक रहा है, और इसके जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद। अच्छा, इस महापद्म नंद के बारे में बात करते हैं तो इसको इतिहास में दूसरा भार्गव कहा जाता है, यानी दूसरा परशुराम, इसको परशुराम का अवतार कहा जाता है। ठीक। अच्छा, इसी महापद्म नंद ने अपने आप को सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण किया था। कैसा उपाधि? सर्वछत्रांतक की उपाधि, अर्थात क्षत्रियों का विनाश करने वाला। और कहा जाता है कि जात का ये एक नाई था और इसने क्षत्रियों का, हजारों क्षत्रियों को इसने जिंदा मार दिया था। इसके बाद यह जैन धर्म का एक अनुयायी था। तो महापद्म नंद, इसको इतिहास में दूसरा भार्गव या परशुराम का अवतार कहा जाता है। यह जैन धर्म का एक अनुयायी था और अपने आप को सर्वछत्रांतक की उपाधि या फिर एकराट की उपाधि धारण किया था, जिसका अर्थ होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो ये धारण कौन किया था? नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने। अब उड़ीसा के शासक खारवेल के प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार महापद्म नंद ने भी कलिंग पर आक्रमण किया था, परंतु उस कलिंग पर इसके लिए कुछ फायदे नहीं हुए। यानी उसने कलिंग में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों का निर्माण करवाया और कलिंग विजय के पश्चात वह सुप्रसिद्ध जैन तीर्थंकर जिन सेन की मूर्ति को विजय के प्रतीक के रूप में मगध लेकर आया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा है कि महापद्म नंद ने कलिंग के आक्रमण करते समय किसके प्रतीक को अपने क्षेत्र में लेकर आया था, तो जिन सेन की मूर्ति थी। तो इतनी बातें आपकी महापद्म नंद में हुई। अब बात करते हैं कि इस महापद्म नंद के समकालीन कौन कौन से साहित्यकार थे। तो सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि वो महापद्म नंद के ही समकालीन थे और साथ साथ महापद्म नंद के मित्र भी थे। कौन? पाणिनि। जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी अष्टाध्यायी, इसको कौन लिखा है? तो याद रखना पाणिनि लिखे हैं। कौन लिखे हैं? पाणिनि। जो कि दर्शाता है कि महापद्म नंद ने न केवल सैन्य विजेता था बल्कि उसने अपने दरबार में उच्च कोटि के विद्वानों को भी स्थान प्रदान किया था। तो ये पाणिनि जो था वो आपके इसी महापद्म नंद के समकालीन हुआ करता था, जिसने व्याकरण की पहली पुस्तक कौन? अष्टाध्यायी लिखा था। तो क्वेश्चन पूछती है कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो है आपकी कौन? पाणिनि। तो अब जो है आपके नंद वंश का अब दूसरे राजा की शुरुआत करते हैं हम, जिसका नाम था घनानंद। हम नंद वंश पढ़ रहे हैं, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। अब उसी महापद्म नंद के बाद दूसरा जो सम्राट बना वो घनानंद बना। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि घनानंद एक अत्यंत लालची और धन संचय करने वाला शासक था। उसने अपनी सेना के भरण पोषण के लिए जनता पर अत्यधिक कर लागू किए थे, जिससे जनता में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश फैल गया था। तो घनानंद एकदम अयोग्य शासक था। अयोग्य की बात मतलब कि इस तरह से नहीं कर शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली था ये, लेकिन ऐसा था कि आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं थी। जब भी कुछ होना था उस दरबार में तो उसके लिए जो आर्थिक स्थिति जुटानी थी वो लोगों के ऊपर अत्यधिक टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार की बात है, आप कहानी को थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। तो कहा जाता है कि एक समय जब भारत में आपके सिकंदर का आक्रमण हुआ है, तो इसी आक्रमण को लेकर के चाणक्य आपके गए थे घनानंद के दरबार में उसको बताने के लिए, परंतु उसने इस बातों को नहीं माना और नहीं मानने के बाद चाणक्य को बेइज्जती करके अपने दरबार से बाहर निकाल दिया था। अब चाणक्य ने वहीं पर प्रण लिया, गलती से उनका ये जो चोटी था वो खुल गया और वहीं पर चाणक्य ने ये प्रण लिया कि एक न एक दिन इस घनानंद के दरबार को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। और जब वहाँ से लौट रहे थे
तो उनको एक बच्चा दिखाई दिया। उस बच्चे को उसकी माँ से खरीद कर लेकर गए और जा कर के तक्षशिला विश्वविद्यालय में उनको पढ़ाए लिखाए और उसी को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बनाए। और उसी राजा के तहत इसने चाणक्य ने घनानंद को पराजित किया और वही राजा चलकर आगे एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, ध्यान में रखिए। तो इसी के ये अपना अत्यधिक कर का अधिरोपण करता था अपने जनता पर, साथ ही इसने चाणक्य का अपमान किया। तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य इस राजा के दान विभाग के प्रमुख थे। किसी विवाद के दौरान घनानंद ने दरबार में चाणक्य का भीषण अपमान किया, जिस पर चाणक्य ने शिखा खोलकर सर्वनाश की प्रतिज्ञा ली थी अपनी। और फिर उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य, क्रोधित और अपमानित चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से एक कुशल रणनीति तैयार कर मगध पर आक्रमण किया और इस अत्याचारी घनानंद की हत्या कर दी। और इसी के बाद आपके नंद वंश का पतन हुआ और नंद वंश के पतन के बाद अब मगध में एक नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम था मौर्य वंश। ठीक, तो बस यहाँ तक कहानी थी आपके 3 राजवंशों की, जिसमें हमने हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा। अब हम चौथे वंश को इसमें पढ़ेंगे, किसको? मौर्य साम्राज्य को। अब सुनिए, मौर्य साम्राज्य को शुरू करने से पहले जो हम अभी बताए कि इस समय भारत पर विदेशियों का आक्रमण हुआ। किसका? सिकंदर का। तो सबसे पहले हम एक विदेशी आक्रमण सिकंदर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और तब सिकंदर के बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो इसी के बाद से तब हम अपने 10वें चैप्टर शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य को। क्योंकि अगर मैं मौर्य साम्राज्य को पहले पढ़ा देता हूँ तो थोड़ा सा ये लेंथ गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए सिकंदर के आक्रमण को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आइए जितना हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, हमने बात किया कि मगध साम्राज्य का अगला वंश था शिशुनाग वंश और इसके 2 शासक थे, एक शिशुनाग और एक कालाशोक। 412 से 394 तक शिशुनाग राज किया, 394 से 344 तक कालाशोक। शिशुनाग के जो संस्थापक था इस वंश का, अवंती साम्राज्य पर कब्जा करके उसे मगध में मिला लिया था और इसने अपना राजधानी वैशाली को बनाया था। कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया वैशाली में और इसी को काकवर्ण भी कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा बनाया। फिर अगला वंश आता है नंद वंश। नंद वंश के शासक था महापद्मनंद और इसे दूसरा भार्गव कहा जाता है। कलिंग विजय इसके दौरान किया गया था, नहर निर्माण इसने करवाया था और इसने जिनसेन की मूर्ति को वहाँ से अपने मगध में लाया था और यह पाणिनि के समकालीन था और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया, क्योंकि पाटलिपुत्रा शुरू से भी है, मतलब कि शिशुनाग वंश से ही अस्थायी हो गया है। फिर अगला राजा रहा घनानंद। इसका पतन 322 ईसा पूर्व में हुआ, क्योंकि अंतिम नंद सम्राट था, ये जनता पर भारी टैक्स देता था। दान प्रमुख जो आचार्य थे उनका अपमान करके इसने निकाल दिया था और उसी ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इस पर आक्रमण करके इसको पराजित कर दिया और एक नए वंश की स्थापना हो गई, मौर्य वंश के बारे में। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, अब हम आपसे मिलेंगे 9वें चैप्टर में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे मौर्य काल से पहले भारत पे हुए विदेशी आक्रमण को। ठीक, तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।